हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल अख्तर आप सबके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर हिस्ट्री शुरू कीजिए, तो आज हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में भी आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू होता है वस्तुतः मुग़ल जो काल है 1707 तक, जो 1526 से 1707 है, मुग़ल काल के समाप्ति यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना जाता है। और इसमें वस्तुतः जो फर्स्ट चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं वो यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप आप सबको जानते हैं कि एक महादेश है और इस महादेश में से कई ऐसे देश हैं जिनके व्यापारी भारत में आए, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसका नाम दिया गया है यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड पर क्या बनाया हूँ आप लोग को समझा देता हूँ, और इस चीज़ को समझने के बाद यह जो चैप्टर है आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यह वर्ल्ड मैप बनाया है। वर्ल्ड मैप में इधर देखिए यह उत्तरी अमेरिकी महादेश है, यह दक्षिणी अमेरिकी महादेश है, यह यूरोप महादेश है, यह अफ्रीका महादेश है, यह एशिया महादेश है, यहाँ पे हमारा भारत है और नीचे ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और यह सभी महासागर है, जैसे ये अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत जो है, भारत का और यूरोपीय देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो प्राचीन काल से ही थे। यानी भारत से जो यूरोपीय देश के लोग थे, विशेषकर जो भूमध्य सागर से संबंधित जो उससे सटे हुए देश थे, यहाँ सब के जो व्यापारी हैं वो एक विशेष स्थल मार्ग से भारत आते थे। और भारत में जो उष्ण कटिबंधीय वस्तुएं हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गया, मसाला हो गया, मलमल हो गया, नील की खेती हो गई, इन सभी जो उष्ण कटिबंधीय वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं का यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसीलिए यहाँ के व्यापारी भारत आते थे एक विशेष स्थल मार्ग से और भारत से वस्तुओं को खरीद के ले जाके यूरोप में बेचते थे, तो उन्हें काफ़ी भारी मुनाफा होता था। और यह जो व्यापार थी वो प्राचीन काल से ही थी। लेकिन मध्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटती है एशिया माइनर में या मध्य एशिया में, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो मैंने कहा कि जो यूरोप है, यूरोप के और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो एक विशेष स्थलीय मार्ग से होते थे। स्थलीय मार्ग का तात्पर्य है कि वो स्थल से व्यापारी आते थे और भारत से वस्तु को खरीद के ले जाते थे। और जो यह विशेष स्थल था, यहीं पे बीच में एक जगह था जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया से ही यूरोप के व्यापारी भारत आते थे। लेकिन आप सबको पता होगा कि 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया पर जो मध्य एशिया के एक देश है तुर्की, उसी तुर्की के शासक द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। पहले यह ईसाइयों के अधीन था, लेकिन जब तुर्की के जो शासक थे, यानी जब तुर्कों का इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो यह मुसलमानों के अधीन हो गया। अर्थात 1453 ईस्वी में हम लोग कहते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और आप सबको पता है दोस्तों कि जो यूरोप और भारत के बीच में जो स्थलीय व्यापार था, यह वही कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। अब जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, अर्थात इस पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो अब जो यूरोपवासी थे, अब उनके लिए यह रास्ता सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि एक तो तुर्क इधर से जो भी व्यापारी जाते उनसे उनके धन को छीन लेते या फिर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, जिसके कारण यहाँ भारत और यूरोप के बीच में जो होने वाला व्यापार था वो एक तरह से रुक गया, एक तरह से ठप पड़ गया। अब जो यूरोप के लोग थे और जो यूरोप के व्यापारी थे, वह चाहते थे कि किसी प्रकार हम भारत से व्यापार स्थापित करें। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय आता है, लोगों में तर्कवाद और मानववाद आती है, लोगों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होता है, और जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे दूरबीन का आविष्कार हुआ, खांचा वाले नाव का आविष्कार हुआ, एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश को मापने वाले यंत्र का आविष्कार हुआ। तो जो यूरोप के लोग थे, अब वो यूरोप के लोग समुद्र में उतरने में सक्षम
सक्षम हो गए और इसीलिए जो यूरोपीय व्यापारी थे उन्होंने यह तय किया कि अब हम जो भारत की खोज करेंगे, यानी भारत के नए रास्ते की जो खोज करेंगे वो अब समुद्र के रास्ते से करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थल मार्ग से जाने में बहुत ज़्यादा रिस्क है और जो तुर्की शासकों का इस पर अधिकार हो गया है वो आसानी से इन्हें जाने नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना उभर कर सामने आती है जिसे हम लोग भौगोलिक खोज कहते हैं। अब जो यूरोप है, यूरोप में मुख्यतः जो दो देश हैं, एक यहाँ पे पुर्तगाल है और यहाँ पे स्पेन है। तो जो पुर्तगाल और स्पेन है, इन दो देशों ने नए नए खोजों में यानी भौगोलिक खोजों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से सबसे पहले जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज यह एक पुर्तगाली नाविक था। इसने सबसे पहले समुद्र में यह उतरा 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, और यह 1488 ईस्वी में उतरकर अटलांटिक महासागर से होते हुए जो यह अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, यानी जो सबसे दक्षिण में स्थित है, इसे उत्मासा अंतरीप कहा जाता है या केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यह यहाँ से पुर्तगाल से जो यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पहुँचा और इस प्रकार इसने उत्माशा अंतरीप की खोज की। इसका नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज। तो यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो उस उत्माशा अंतरीप की जो खोज की थी वो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में उत्माशा अंतरीप की खोज की। और जो उत्माशा अंतरीप है यह कहाँ पे है? तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब जब यहाँ से एक नाविक यहाँ पे आ गया तो जो अन्य नाविक थे उनके भी उत्साह में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और उन्हें लगा कि अब समुद्र में उतरकर ज़्यादा दूरी तक यात्रा किया जा सकता है। पहले लोग समुद्र में ज़्यादा दूरी तक नहीं उतरते थे क्योंकि लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं था, पृथ्वी के बारे में उतना ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी कितनी दूर तक है। पहले तो लोगों को लगता था कि धरती चपटी है और ज़्यादा दूर तक समुद्र में यात्रा किया जाएगा तो हम लोग कहीं पे जाके गिर जाया जाएगा और अनंत में विलीन हो जाया जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे खोज होने लगा और जब बहुत सारे वस्तुएं हो गई, जैसे दूरबीन हो गई, एस्ट्रोलोब हो गई, तो अब यहाँ पे खोज होना शुरू हुआ और बार्थोलोमियो डियाज ने उत्माशा अंतरीप की खोज की। उसके बाद एक और व्यक्ति यहाँ, यह तो पुर्तगाल का था, एक स्पेन का जो व्यक्ति था वो निकलता है और उसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था यह 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला स्पेन से, और स्पेन से यह भारत को खोजने निकला, परंतु अटलांटिक महासागर में यह भटक गया रास्ता और यह पहुंच गया अमेरिका। यह कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो भारत खोजने निकला लेकिन पहुंच गया अमेरिका, और उसने अमेरिका को भारत समझा था और इसीलिए अमेरिका के निवासियों को उसने रेड इंडियन कहा था। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा था, तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं भारत के नहीं, भारत के नहीं, वो अमेरिका के जो लोग थे इसको उन्होंने रेड इंडियन कहा था क्योंकि उसे लगा था कि उसने भारत की खोज कर दी और वो यहाँ से लौट गया और उसको ऐसा ही लगता रहा कि उसने भारत की ही खोज की थी, दूसरे लोगों की खोज नहीं की थी, और यह अमेरिका की खोज कर देता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहाँ का नाविक था? स्पेन का नाविक था, स्पेन से चला था और 1492 ईस्वी में इसने इसकी खोज की थी। फिर एक और व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण खोज करता है, यही पुर्तगाल से ही, इस पुर्तगाल से ही एक और व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, और यह निकलता है 1498 ईस्वी में। और यह जैसे बार्थोलोमियो डियाज यहाँ से होते हुए
दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्माशा अंतरिप पर पहुंचा था। यह भी उत्माशा अंतरिप पर पहुंचता है और यही इसकी मुलाकात एक भारतीय व्यापारी से होती है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक। यह अब्दुल मजीद या अब्दुल मनिक की सहायता से ही यह मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच, यह मेडागास्कर वाला एरिया है, इसके बीच हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुंचता और भारत के केरल राज्य के जो कालीकट बंदरगाह है वहां पे पहुंच जाता है। और इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। यह शब्द उचित नहीं है। उसने भारत आने के लिए एक नए मार्ग की खोज की थी और वो समुद्री मार्ग था, क्योंकि भारत जो था वो भारत और यूरोप वासियों के बीच में पहले से ही संबंध थे। उसने एक नए मार्ग की खोज की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। कब? 1498 ईस्वी में इसने भारत आने के मार्ग की खोज की। और यह 17 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पे पहुंचा, केरल पहुंचा। केरल का जो कालीकट बंदरगाह है यहाँ पे पहुंचा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है वो सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे उतरा था, तो केरल राज्य में। और केरल राज्य का जो यह कालीकट बंदरगाह है यहाँ पे पहुंचा था। यहाँ का जो स्थानीय शासक था उसका नाम जमोरिन था। जमोरिन जो शासक था उसने इसकी काफ़ी स्वागत की। इसके वास्को डी गामा जिस उद्देश्य से यहाँ पे पहुँचा था, यानी वस्तुओं को खरीदने, उन सभी वस्तुओं को इसने खरीदवा दिया और खरीदवा कर फिर इसने वास्को डी गामा को यहाँ से भेज दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भारत आने में 90 दिन का समय लगा था और फिर यहाँ से, चूंकि नया क्षेत्र था, अभी तक नई खोज नहीं हुई थी, तो 90 दिन लगा था और फिर यहाँ से फिर वापस जाने में सिर्फ उसको 60 दिन लगा था। लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगा था, साथ ही उसने बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा था। तो जो खर्चा उसका था, जिसमें वस्तु भी ऐड है, उन सभी वस्तुओं और सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए और जो वस्तु यह लेकर यूरोप में ले जाकर बेचा, तो उन सभी खर्चों से उसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। यह एक भारी मुनाफा था। इससे जो अन्य यूरोपीय देश थे वो भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आगे बढ़े और परिणाम स्वरूप भारत में कई सारे जो देश थे वो आए, यूरोप से आए। तो इसी में हम लोग यूरोपियों के आगमन पढ़ते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि जो भारत में आने वाला यूरोपीय देश थे, इसमें सर्वप्रथम कौन था? पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों के बारे में और कुछ हम लोग फैक्ट जान जाए। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश के नाविकों ने भारत की खोज की। विशेषकर जो पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा, उसने भारत आने के लिए रास्ते की खोज की। और जब भारत आने के लिए उसने एक मार्ग की खोज कर दी और एक सुरक्षित मार्ग की खोज कर दी, तो इसके बाद भारत में यूरोप के कई देश भारत आए। और भारत जब वो आए तो भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा और व्यापक परिवर्तन भी दिखे और व्यापक परिणाम भी देखने को मिला। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन जो यूरोपीय देश के नाविक थे या कौन कौन यूरोपीय देश था वो भारत में आए और इनका क्रम क्या था। उसके बाद हम लोग एक एक करके देखा जाएगा। तो देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय जो थे, तो भारत आने वाले जो यूरोपीय देश थे, इनमें जो सर्वप्रथम आया था वो कौन थे? पुर्तगाल थे। यानी जो पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा, मैंने अभी पढ़ा है कि सर्वप्रथम भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाल के बाद यह प्रथम नंबर पे आया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आने वाले थे वो डच थे। यह जो डच लोग थे, यह हॉलैंड या फिर इसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। यह नीदरलैंड के व्यापारी थे, ठीक है। और नीदरलैंड और हॉलैंड के व्यापारी को डच कहा जाता है। तो दूसरे नंबर भारत आने वाले जो व्यापारी थे वो डच थे। यह 1498 ईस्वी में आए और यह 1602 ईस्वी में भारत में आए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आने वाले व्यापारी थे वो ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज थे, जिन्होंने भारत पे
पूरी तरह से अधिकार कर लिया और भारत को अपना उपनिवेश बनाया, और यह भारत में 1608 ईस्वी में आए थे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आने वाले व्यापारी थे, चौथे नंबर पे, वो डेनिश थे, और जो डेनिश थे वो डेनमार्क के व्यापारी थे, डेनमार्क के व्यापारी थे, और यह 1616 में भारत में आए थे। यह 1608 ईस्वी में अंग्रेज और ये 1616 ईस्वी में। और पांचवें नंबर पे और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी थे वो फ्रांस के नागरिक थे, और यह 1668 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। इस प्रकार भारत आने वाले जो यूरोपीय देश है, इन यूरोपीय देशों का यह क्रम है। कई बार क्वेश्चन तो सीधा यहीं से आपसे पूछ देता है कि भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय देश था वो कौन था, तो पुर्तगाल था, और भारत आने वाला सबसे अंतिम जो यूरोपीय देश थे वो कौन थे, फ्रांसीसी थे। कभी यह क्रम दे देगा तो यह क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले पुर्तगाली आए यानी पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए, और सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लिए, यह क्रम हो गया। अब इस क्रम के बाद हम लोग देखा जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में देख लिया जाए कि यह भारत में आए तो इन्होंने पहला अपना जो कारखाना है या फैक्ट्री उसे कहा जाता है, वस्तुतः कारखाना और फैक्ट्री ना होकर वो गोदाम होता था, तो उन्होंने वो कहाँ पे स्थापित किया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली भारत में आए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों में भारत आने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा जो था यह कब आया था आप सबको पता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। इसके बाद जो भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। तो यह भी आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, और यह 1500 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1500 ईस्वी में यह भारत आया था, और इसने भी भारत से बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा और यह फिर लेकर चला गया। जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा पुनः दूसरी बार वास्को डिगामा फिर भारत आया था। दूसरी बार जो वास्को डिगामा है वो फिर भारत आया था, यानी वास्को डिगामा 2 बार भारत आया था, और दूसरी बार वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1502 ईस्वी में आया था, और 1502 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा ने ही 1503 ईस्वी में कोचीन में, जो केरल में एक जगह है कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा फिर दूसरी बार कब आया, 1502 ईस्वी में आया, और इसी 1502 ईस्वी में आने के बाद 1503 ईस्वी में इसने कोचीन में, याद रखना है क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री या फिर पहला जो अपना कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित किया था, कोचीन में। कब, 1503 ईस्वी में किया था। जब पुर्तगालियों का यह जो भी दौरा था वो निजी दौरा था, निजी व्यापार के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी भारी मुनाफा कमाया था। और इस मुनाफा को देखने के बाद जो भारतीय व्यापारी थे उन इस मुनाफा को देखने के बाद जो पुर्तगाली देश था, यानी जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल की सरकार थी, उसने यह तय किया कि वो एक कंपनी स्थापित करेगी, और कंपनी स्थापित करके वो अब यहाँ से भारत से व्यापार करेगी। तो देखिए 1505 ईस्वी में एस्तादो ड इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। एस्तादो द इंडिया
कंपनी की स्थापना होती है। और यह जो कंपनी की स्थापना होती है एस्तादो द इंडिया, यह किसके द्वारा होती है? तो पुर्तगाली सरकार द्वारा होती है। और जो पुर्तगाली सरकार है इस एस्तादो द इंडिया कंपनी को स्थापित करके भारत से व्यापार करने के लिए भेजती है। और एस्तादो द इंडिया का जो सबसे प्रमुख अधिकारी था उसको गवर्नर कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नर। तो एस्तादो द इंडिया यानी पुर्तगाली सरकार द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई थी उसके द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किया गया तो वो भारत में आया और भारत में एस्तादो द इंडिया के व्यापार को आगे बढ़ाया। तो कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। डी अल्मीडा, याद रखिएगा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और यह 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। यह भी देख लीजिएगा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। इसने सबसे पहले क्या किया? तो पहले से जो पुर्तगाली यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित थी उन फैक्ट्रियों को इसने किलाबंदी किया। फैक्ट्रियों का किलाबंदी किया, यहाँ पे फैक्ट्रियों का किलाबंदी किया। दूसरा इसने क्या किया? तो इसने एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये नीले पानी की नीति भी कहा जाता है। आप लोग बातों को ध्यान से सुनते रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो इसने सबसे पहले फैक्ट्रियों का किलाबंदी किया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया। ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का तात्पर्य था कि जो पुर्तगाली थे वो अपने आप को समुद्र में काफ़ी मजबूत बनाना चाहते थे। और इससे यह खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब देख लीजिए कि यह समुद्र से व्यापार करते थे और यह चाहते थे कि समुद्र में हम बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो। तो इन्होंने इस नीति को अपनाया और इसके बाद जितने भी गवर्नर आए उन्होंने सभी ने लगभग इस नीति को अपनाया था। इसको ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरा गवर्नर था उस दूसरे गवर्नर का नाम अल्बुकर्क था। और जो अल्बुकर्क था यह 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक भारत का यानी पुर्तगाली गवर्नर भारत में रहा। अल्बुकर्क जो था यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए, यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने वास्तविक रूप से भारत में पुर्तगालियों को मजबूत किया था और इसी ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को जीतकर पुर्तगाली साम्राज्य में शामिल किया था? तो किसने किया था? अल्बुकर्क ने। इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त किया और यूसुफ आदिल शाह को हराकर इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। शुरुआत में जो पुर्तगाली थे इनका प्रारंभिक राजधानी कोचिन था, लेकिन बाद में इनकी जो राजधानी होती है वो गोवा बन जाती है और इस गोवा को जीतने का काम किया किसने किया था? अल्बुकर्क। हालांकि याद रखिएगा कि अल्बुकर्क ने यहाँ गोवा को राजधानी नहीं बनाया था, इसके बाद जो आएंगे वो बनाएंगे। इसके अलावा जो अल्बुकर्क था
सबसे पहले तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाने रखिए, और इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। इसके अलावा अल्बुकर्क था, यह प्रथम यूरोपीय गवर्नर था जिसने भारत में अपने शासित क्षेत्र में सती प्रथा का समाप्त किया था। तो यह भी पूछा जाता है कि सती प्रथा को अपने क्षेत्र में समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो वो कौन था? अल्बुकर्क था। इसके अलावा अल्बुकर्क था वो पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए काफ़ी उत्साहित करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर यह यहाँ पे भारतीय महिलाओं से इनका अगर वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो पुर्तगालियों को यहाँ शासन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस प्रकार अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली पुरुष थे उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी किया था। अल्बुकर्क से संबंधित यह फैक्ट है। इसके बाद आइए, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण गवर्नर आता है इसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में बस एक ही फैक्ट जाने रखिए कि इसने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। ठीक है, अभी मैंने बताया कि शुरुआत में इनकी राजधानी क्या थी? कोचीन, बाद में गोवा बन जाता है। गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा। तो यह पुर्तगालियों से संबंधित फैक्ट थी। आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया जाता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे देखा जाएगा, उसके बाद डच देखा जाएगा, अंग्रेजों को देखा जाएगा, सभी के बारे में देखा जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।